एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदू मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। तो हिंदू मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं। ठीक है। पहली नागर शैली उत्तर भारत में विकसित हुई थी। दूसरी द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। और तीसरी बेसर शैली जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर सवाल बने तो मैं सवालों पर चर्चा करूँ तो 3-4 सवाल बन जाते हैं कि हिंदू मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियाँ थी? 3। उत्तरी भारत में हिंदू मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित हुई? तो नागर शैली। फिर दक्षिण भारत में हिंदू मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित हुई? तो द्रविड़ शैली। या फिर सवाल आ जाए नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप क्या कहलाता था? तो बेसर शैली। ठीक है। चलिए फिर ये मंदिर की 3 शैलियों का जो पार्श्व दृश्य है यानी जो ऊपर का दृश्य है वो आपको सीधा अंतर स्पष्ट कर देगा कि जो नागर शैली के जो मंदिर है वो ऊंचे वर्गाकार चबूतरों पर निर्मित होते थे और द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो आयताकार चबूतरों पर निर्मित होते थे। ठीक है ना। ये मुख्य अंतर है। और यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो तोरण द्वार के समान था, जबकि द्रविड़ शैली का जो प्रवेश द्वार है वो गोपुरम अलंकृत होता था, उसे गोपुरम कहा जाता था। और बेसर शैली में इसकी दोनों विशेषताएं पाई जाती है। इस चित्र का आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है। चलिए आगे। अब है नागर शैली। नागर शैली की सवाल बन जाए कि नागर शैली की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो पहला ऊंचा नागर शैली का जो मंदिर है उसमें क्या होता था? ऊंचा चबूतरा, यानी मंदिर बनाते तो उसका जो चबूतरा बनाते थे वो उसकी हाइट ली जाती थी, ऊंचा चबूतरा होता था और वर्गाकार होता था लगभग। और उसका जो गर्भगृह है वो गर्भगृह कैसा होता था? वर्गाकार होता था। और गर्भगृह से जुड़ा क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था, जहाँ पर श्रद्धालु उस देवी देवताओं के चारों ओर अपनी फेरी लगाते थे। गर्भगृह का मतलब क्या है? जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है। तो पहली विशेषता ऊंचा चबूतरा, दूसरी विशेषता वर्गाकार गर्भगृह, तीसरी विशेषता गर्भगृह से जुड़ा हुआ प्रदक्षिणा पथ, चौथी विशेषता रेखा शिखर होते हैं। ठीक है। नागर शैली में शिखर क्या कहलाते थे? रेखा शिखर। और ये ऊंचाई पर जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती थी। ठीक है। चलिए जैसे देखिए ये रेखा शिखर ये है, रेखाओं के रूप में जाता था और ऊंचाई पर जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है ये घटती जाती थी। ठीक। चलिए अब है नागर शैली के प्रमुख मंदिर। तो नागर शैली का सबसे अगर उत्तम मंदिर है तो वो है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक, याद रखना। नंबर 2 खजुराहो के मंदिर, यानी खजुराहो के जो मंदिर है, सवाल यही बन गया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। या फिर खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में। ठीक है। ये खजुराहो के मंदिर है और कंदरिया महादेव का मंदिर है। कहाँ का? ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो मंदिर कहलाता है। और इस मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। ठीक है ना। चंदेल राजा धंग ने। तो कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसका निर्माण राजा धंग ने कराया था, चंदेल शासक था। ठीक है। तीसरा उदाहरण है
जगन्नाथ मंदिर पुरी का, और इसका निर्माता है अनंत वर्मा। चौथा उदाहरण है सूर्य मंदिर कोणार्क वाला, जिसका निर्माण गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। और पांचवा मंदिर है बैजनाथ महादेव मंदिर रीवा। ठीक है, तो पहला मंदिर है लिंगराज मंदिर, दूसरा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, तीसरा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी, और चौथा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और पांचवा बैजनाथ का महादेव का मंदिर रीवा में स्थापित। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, और ये रेखा शिखर कहलाता है ये, और इसके समकक्ष ये 500 छोटे छोटे शिखर भी है, आगे पढ़ेंगे अपन। और ये आमलक कहलाता है, और इसके ऊपर ये है जो कलश कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब है द्रविड़ शैली, दूसरी शैली है, नाम क्या है द्रविड़ शैली। इससे पहले आप एक विशेषता है कि मंदिरों की जो नागर और द्रविड़ शैली है उसमें क्या अंतर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, तो नागर शैली का नंबर 1, नागर शैली का जो मंदिर है उसका जो आधार है वो वर्गाकार होता है, और द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसका आधार आयताकार होता है, पहला अंतर। दूसरा, नागर शैली के जो शिखर है उसकी संरचना पर्वत श्रृंग के समान, जबकि द्रविड़ शैली के शिखर की संरचना प्रिज्म या पिरामिड के समान या अष्टकोणीय होती है। तीसरा, शिखर के साथ उप शिखर की ऊर्ध्वरेखिक परंपरा होती है, यानी ये शिखर तो है ही, उसके पास में छोटे शिखर और होते थे, जबकि द्रविड़ शैली में शिखर का क्षैतिज विभाजन होता था और शिखर पर भी मूर्तियों की परंपरा होती थी। ये शिखर बना हुआ है, शिखर के ऊपर ही मूर्तियाँ उकेरी जाती थी। ठीक है ना। फिर चौथा, शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्वरेखिक आमलक होता था और उसके ऊपर कलश होता था, यानी ये शिखर जा रहा है ऊपर, यहाँ गोलाकार है वो आमलक है, और उसके ऊपर ये कलश स्थापित होता था। ठीक है। द्रविड़ शैली में क्या होता है, शिखर के शीर्ष भाग पर कलश की जगह बेलनाकार व एक ओर से अर्धचंद्राकार, ये शिखर गया, ये बेलनाकार आ गया या फिर अर्धचंद्राकार, और उसके ऊपर फिर कलश फिर कलश फिर कलश की सदृश, और फिर ये ऐसे आकृति मिलती है द्रविड़ में शिखर के ऊपरी भाग की। ठीक है। पांचवा, नागर शैली के शिखर है एक मंजिले, जबकि द्रविड़ शैली के शिखर है बहुमंजिले। फिर छठा, गर्भगृह के सामने मंडप या अर्ध मंडप होते थे नागर शैली में, और इसके सामने द्रविड़ शैली में गर्भगृह के सामने मंडप जरूरी नहीं था, लेकिन शिखर विहीन मंडप भी होते थे, और यहाँ पर स्तंभ युक्त महाकक्ष होते थे जहाँ श्रद्धालु या अन्य लोग वहाँ बैठने के लिए उनके स्थान होता था। ठीक है। फिर द्वार के रूप में नागर शैली में तोरण द्वार होता था, जबकि द्रविड़ शैली में द्वार के रूप में गोपुरम होते थे। गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, अलंकृत प्रवेश द्वार, दोनों में अंतर आ गया। फिर आठवां है, मंदिर का जो परिसर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था नागर शैली में, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिर का परिसर विशाल होता था। ठीक है। परिसर में नागर शैली में परिसर में जलाशय आवश्यक नहीं होता था नागर शैली में, और द्रविड़ शैली में परिसर में कल्याणी या पुष्करणी के रूप में यानी जलाशय जरूरी था। ठीक है। 10वां, मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का विधान नहीं होता था, यानी नागर शैली में दीप स्तंभ नहीं होता था या ध्वज स्तंभ नहीं होता था, जबकि द्रविड़ शैली में
विशाल द्वीप यानी द्वीप रखने का स्थान या फिर ध्वज स्तंभ का विधान होता था। 11वां बिंदु, सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में ये मंदिर कम ऊंचाई में होते थे नागर शैली में, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए होते थे। ये देखिए नागर शैली के एक बार फिर से, ये नागर शैली के मंदिर है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है, और ये बेसर शैली के मंदिर है। चलिए अब है द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता। तो पहला है, मंदिर विशाल प्रांगण के मध्य बनाया जाता था। ठीक। दूसरा, वर्गाकार गर्भगृह और चारों ओर से ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक। तीसरा, जो शिखर होते थे वो पिरामिडाकार होते थे, या फिर उसे कह दिया जाए तो अष्टकोणीय होते थे। ठीक है। चौथी विशेषता, भव्य गोपुरम या प्रवेश द्वार, और वो भी कैसे होते थे, अलंकृत भव्य विशाल गोपुरम, अलंकृत गोपुरम होते थे। तो गोपुरम का मतलब ही है प्रवेश द्वार। सवाल यहाँ बन जाए कि द्रविड़ शैली में गोपुरम किसे कहा जाता था, तो मंदिरों के जो विशाल प्रवेश द्वार होते थे उसे गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के शिखर है वो किस प्रकार के थे, पिरामिडाकार या अष्टकोणीय होते थे। ठीक है। फिर है, द्रविड़ शैली के विकास में दक्षिण भारत के 4 राजवंशों ने योगदान दिया था। वो कौन कौन से थे? पहला पल्लव, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा चोल और चौथा पांड्य। यानी पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य। PRCP, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य। ठीक है। इन चारों राजवंशों के शासनकाल के समय द्रविड़ शैली अपने चरम उत्कर्षों पर थी। फिर है द्रविड़ शैली के मंदिर। तो द्रविड़ शैली के मंदिर का वर्णन यहाँ मैं सिर्फ चोल काल के समय बने हुए मंदिरों का वर्णन करूँगा, और चोलकालीन कला का विस्तार से अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो चोलकालीन मंदिर में पहला है द्रविड़ शैली में निर्मित वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थापित है? तंजौर में। ये देखिए, ये है वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थापित, और चोल राजा राज प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? राज प्रथम। कहाँ का? चोल शासक था राज प्रथम, तंजौर। ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको द्रविड़ शैली में, ये विशाल विमान है, ये आमलक है, और ये ऊपर कलश। ठीक है। ये गर्भगृह है, यानी यहाँ से यहाँ, और ये जो है इसके चारों ओर अंदर जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ, और ये मंडप है, और ये प्रवेश द्वार है। ठीक है। गोपुरम भी मान लें इसको। चलिए फिर है द्रविड़ स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति। कौन सा मंदिर? वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर राजराजेश्वर मंदिर या वृहदेश्वर मंदिर। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा? वृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। निर्माता कौन था? चोल शासक राज प्रथम। ठीक है। तो सवाल बन गया कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? वृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर स्थापित? तंजौर में। निर्माण किसने? चोल शासक राज प्रथम ने। इसका दूसरा नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर। तो द्रविड़ स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है। चलिए फिर दूसरा है चोलेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण भी चोल शासक विजयालय ने करवाया। तीसरा है कोरंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण भी चोल शासक परांतक प्रथम ने करवाया।
अब है मंदिर निर्माण की तीसरी शैली, जिस हम कहेंगे बेसर शैली। अब बेसर शैली का मतलब ही क्या है? बेसर का मतलब हो गया नागर प्लस द्रविड़, इसकी जो मिश्रित शैली है उसे हम क्या कहेंगे? बेसर शैली। ठीक है, तो संरचना या बनावट तो है इसकी नागर शैली जैसी, और अलंकरण या सजावट है इसकी द्रविड़ शैली जैसी। समझ में आ गया? चालुक्य व होयसल शासकों ने बेसर शैली को बढ़ावा दिया। सवाल बन जाए कि बेसर शैली की बनावट कैसी होती थी? नागर शैली जैसी। बेसर शैली की सजावट कैसी होती थी? द्रविड़ शैली जैसी। बेसर शैली को बढ़ावा किसने दिया? चालुक्य और होयसल शासकों ने। अब मंदिर उदाहरण, तो उदाहरण है होयसलेश्वर का मंदिर, और होयसलेश्वर का मंदिर ये है। होयसलेश्वर का मंदिर बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। देख लीजिए इसको। तो होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी है कि होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसलों की राजधानी क्या कहलाती थी? द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? हलेबीड। और हलेबीड आज कहाँ पर स्थापित है? कर्नाटक में। तो होयसल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थापित है। निर्माता कौन थे? विष्णुवर्धन। और ये कौन सी शैली में निर्मित है? बेसर शैली में। ठीक है, फिर है इसकी मुख्य विशेषता, या फिर एक तरह से कि ये पांचों सवाल रटने लायक है, रट लीजिएगा कि हिंदू मंदिर स्थापत्य में मंडप किसकी विशेषता है? तो मंडप पल्लव शैली में विकसित हुए थे। मंडप। विमान चोल शैली में विकसित हुए थे। गोपुरम पांड्य शैली में विकसित हुए थे। और गर्भगृह को देवुल भी कहा जाता था, और सभा मंडप को जगमोहन भी कहा जाता था। तो सवाल आ जाए कि मंडप किस शासन काल में विकसित हुए? तो पल्लव काल में या पल्लव शैली में विकसित हुए मंडप। विमान कौन सी चोल शैली में या कौन से काल में विकसित हुए? तो विमान चोल शैली में या चोल काल में विकसित हुए। गोपुरम किसकी विशेषता है? द्रविड़ की विशेषता है तो ही, तो पांड्य शैली में गोपुरम थे। और गर्भगृह को देउल कहा जाता था, और सभा मंडप को जगमोहन भी कहा जाता था। तो हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत आभार। और अगला वीडियो आएगा चोल कालीन कला, या फिर कह दिया जाए तो द्रविड़ शैली का विस्तार रूप पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल लिख लीजिए फटाफट। सवाल नंबर 1, हिंदू मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियाँ है? सवाल नंबर 1, हिंदू मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियाँ है? नाम लिखिए। सवाल नंबर 2, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई? नंबर 3, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित हुई? सवाल नंबर 4, नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सवाल नंबर 5, नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर सवाल नंबर 6, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? नेक्स्ट,
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नेक्स्ट, द्रविड़ व नागर शैली में क्या अंतर है? नेक्स्ट, द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नेक्स्ट, द्रविड़ स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सा मंदिर कहलाता है? नेक्स्ट, बैसर शैली में संरचना व अलंकरण किस शैली से मिलती है? नेक्स्ट, बैसर शैली को बढ़ावा कौन से शासकों ने दिया? फिर नेक्स्ट, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। रीट, पटवार और अन्य समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।